नावेद शिको, MY एम में अलग कलेश चल रहा है, आजम खान अलग दिशा में और मामला अलग दिशा में, वो सब चल ही रहा है। कौन धूप में खड़ा हुआ, कौन एसी में खड़ा हुआ, वो सब झंझट चल ही रहा है। अब वाई में मोदी जी ने कमान अपने हाथ में ले ली, बोले भाई वाई का मामला हम सेट करेंगे अब। और दिनेश शर्मा ने आज जो टिप्पणी की है मंच से, इनके हरिमोहन जी की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम था, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण का जो अभियान चल रहा है, उन्होंने कठिन शब्दावली प्रयोग किया, सरल भाषा में उसका अर्थ सीधा है। तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र निर्माण का अभियान चल रहा है, उसमें यदुवंश की सक्रिय भागीदारी की आधारशिला रख दी, तय हो गई आज। इसका सरल भाषा में अर्थ है कि भाजपा यादवों को अपने साथ जोड़ने का आरंभिक होमवर्क पूरा कर चुकी। नावेद को क्या ये समाजवादी पार्टी और खासतौर पर सैफई परिवार के लिए बड़ी चुनौती? समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका और जनसमर्थन हासिल करना और उनके डोरे डालना जो उनके नजदीक नहीं है, एक बहुत बड़ा गुण है। और मैं समझता हूं इसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लग गए हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खतरनाक समय। देखिए MY की बात आपने की, देखिए अगर Y है तो M है। M की खासियत बड़ी अजीबोगरीब है। M ये कहता है कि ना हम किसी के सगे हैं, ना हम कांग्रेस के सगे हैं, ना हमें बसपा पे विश्वास है, ना हमें समाजवादी पे विश्वास है। हमें उस पर विश्वास है जिसके पास जी, अगर मायावती जी के पास दलित वोट बैंक नहीं बिखरा होता, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता, तो सब एकजुट होकर बसपा में चले जाते। समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए एकजुट होकर पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरा मुस्लिम बरादरी एकदम से वोट देने बिना बिना बटे इसलिए आ गई थी कि उनको लगता था कि ठीक बात है, यादव वोट बैंक 1% भी नहीं जाएगा और कुछ पिछड़ा वोट भी आ जाएगा तो हम भाजपा को हरा देंगे। उनका M का मकसद होता है भाजपा को हराना। ठीक है नावेद भाई, ठीक मैं रुकिए। नावेद शिको ने अच्छी बात कही और बड़ी व्यवहारिक बात कही कि M तभी है जब आप पहले Y दिखाओ तो M आएगा। आपकी जेब में Y है तो आएंगे, नहीं तो हम नहीं, हम चले। मायावती के पास दलित है तो हम आएंगे, नहीं तो घर चले, फिर दूसरा विकल्प देखेंगे। M का फंडा क्लियर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दीपक मिश्रा जी, घर पुराना है आपका, ये अब पार्टी अलग हो गई। आवाज आ रही भैया? नहीं लगता दीपक जी आवाज नहीं आ रही श्रीमान। आपकी आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। अब आ रही है आवाज जी। मैं पूछ रहा हूं, चौधरी हरिमोहन सिंह यादव के कार्यक्रम में सीधे प्रधानमंत्री ही उतर गए। लोकल लोग उतरते समझ में आता, दिनेश शर्मा है, स्वतंत्र देव हैं और तमाम लोग। क्या सबसे बड़ा खर्च लिए सत्येंद्र यादव, आपको आवाज आ रही है? दीपक मिश्रा को आवाज नहीं जा रही अभी? आ रहे? ठीक, वही सवाल आ रहे भैया। दीपक जी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज अब आ रही है, बस कट के आ रही है। जितना आए उतने से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री का हरिमोहन यादव के कार्यक्रम में उतरने का अर्थ संदेश क्या है राजनीतिक, वो जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यक्रम विशुद्ध राजनीतिक था और एक संकेत दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि जो परंपरागत वोट सपा का माना जाता है और यह मान लिया गया है कि सैफई परिवार के इतर कोई और यादवी राजनीति का नेतृत्व तो नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि इस अवधारणा पर एक प्रबल और प्रतिबद्ध प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये किया है। वरना आप खुद बताइए, ऐसे समय में जब असली समाजवादी कौन, नेताजी की विरासत का वाहक कौन, जब इस तरह की बहस छिड़ी हुई हो, तो ऐसे में अचानक हरिमोहन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुण्य प्रताप को रेखांकित करने का क्या औचित्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी भारतीय राजनीति में, मुझे लगता है कि पंडित नेहरू और राम मनोहर लोहिया के बाद प्रतीकों की राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बड़े व्यक्ति हैं। वह कोई भी काम निरर्थक नहीं करते।
उसका लाभ भले आज न मिले, आज से 5 वर्ष बाद मिले, 5 महीने बाद मिले, पर होता है। आखिर उन्होंने एक बहस छेड़ दी ना, हम जैसे आप जैसे लोगों को बाध्य होना पड़ा कि आज यादवीय राजनीति पे बहस की जाए। यादवीय राजनीति बहुत दिनों तक एक किले के रूप में तब्दील रही है और मुझे लगता है कि यह 90 के दशक के बाद यह किला अटूट हो गया। आदरणीय नेताजी उसके सबसे सशक्त चेहरे हैं और रहे हैं। फिर क्या हुआ, अखिलेश जी की महानता कह लीजिए, दरार आने लगी। सरकार में जब ये थे तो सबसे पहला सस्पेंशन हुआ बलराम यादव जी का। आप जानते हैं, शायद नई पीढ़ी के लोग न जाने, बलराम यादव जी पूर्वांचल में सपा और यादवी राजनीति की रीढ़ रहे। दूसरा सस्पेंशन किसका हुआ? अंबिका चौधरी जी का। यह सभी लोग जानते हैं कि अंबिका चौधरी जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यादव राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। मैं रामसेवक यादव जी की बात नहीं करता। तो वो हुए, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने नेताजी को भी हटाया, और शिवपाल जी का प्रकरण तो सबके सामने है। तो ऐसे में एक दरार आना स्वाभाविक था। अब उसी दरार को आज प्रधानमंत्री जी ने उस खाई को इतनी गहरी कह दी कि अब उसको भर पाना मुझे नहीं लगता कि सपा ने। ठीक, मैं आऊंगा दोबारा, मैं आपके बाद में सत्येंद्र यादव के पास चलूंगा। मैं बहस मालूम क्यों लेके आया? केशव मौर्य, स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में जाते तो मैं बहस नहीं करता, बाकी चैनल करते तो करते। ये गैप भरने के लिए प्रधानमंत्री उतरे हैं, इसलिए बड़ी बात है। हरमोहन सिंह यादव के परिवार वालों को भी भरोसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री उतर आएंगे जब वो इनविटेशन लेके गए होंगे। सत्येंद्र जी सर, तबीयत पहले ही नासाज थी मरीज की, इम्यूनिटी कम थी, और फिर पता लगे हो जाए ऊपर से मलेरिया, तो और मुश्किल। ठीक, समाजवादी पार्टी की वैसी स्थिति हमको दिखाई दे रही। मुलायम सिंह जी सक्रिय नहीं हो सकते। अब एक प्रश्न, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में सार्वजनिक तौर पर जो होना था वो हो गया। राम राम, अलग तुम अलग रहो, हम अलग रहें। ठीक, आजम खान अपने 2.5 घर आगे 2.5 घर पीछे चल ही रहे हैं। सोमवार को कुछ कहते हैं, मंगल को कुछ कहते हैं, बुध को तीसरा एक कोई शेर छोड़ देते हैं, वो अपना खेल रहे हैं पत्ते। तो इस बीच में प्रधानमंत्री का उतर आना और आपका जो डीएनए है, जो रक्त मज्जा है, जो सबसे ताकतवर चीज है जिससे आपकी पार्टी की पहचान है, यादव वोट बैंक, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा अब मैं खुद डील कर लूंगा। कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है भैया सत्येंद्र बाबू? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ठीक उसी तरह से इस्तेमाल कर रही है जैसे किसी अंधेरे जंगल में 4 लोग मिलके मजबूत एक तमंचा दिखा के किसी को लूट दो। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को तमंचे के रूप में दिखा के कभी महाराष्ट्र लूट लेते हैं, कभी गोवा लूट लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दांव उल्टा भी हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश को लूटने की भरकस कोशिश हुई, लेकिन अध लुटा हो गया उत्तर प्रदेश कि इन्होंने जो जबरन जितना लूट सके सरकार बनाने तक लूट लिया। इनका इरादा तो ये था कि सपा सफाया हो जाएगी। अरे भैया, ऐसे कैसे हो जाएगी? प्रधानमंत्री जी वही हैं जो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा बाकायदा एक लुक तैयार किया गया था, पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, और प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते वहां की वेशभूषा, वहां के कपड़े, बाकायदा मेकअप से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेकर स्क्रिप्टिंग से लेकर एलईडी सीडी वीडी सब पूरा चलता है। प्रधानमंत्री जी को बाकायदा प्रोजेक्ट किया जाता है कि कैसे इस प्रदेश को मोदी जी को दिखा के लूटा जाएगा, लेकिन ये हर बार सफल नहीं हो सकता है। देखो भाई, मैं बरेली और देवबंदी के चक्कर में नहीं पड़ रहा। अजमेर शरीफ पर दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं उनमें से तमामों के राष्ट्राध्यक्ष सिर झुकाते हैं आकर के नहीं। इसलिए अब ये पारसा बनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि मजार से क्या लेना देना भाई, बहुतों का तो कोई लेने देना नहीं ना है ना।
निजामुद्दीन औलिया, अजमेर शरीफ, देवा शरीफ, चरारे शरीफ, बहुत सारी जगह है, सबकी मान्यता है। मसला ये नहीं, मसला ये कि उस वीडियो से जो परिस्थिति पैदा हो जाती फिर उसको कौन संभालता। इस पर बहस करने थोड़ी ना कि वो मजार प्रोमिनेंट है कि नहीं है, ना 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 ना। मॉब मेंटेलिटी तो मॉब मेंटेलिटी है मित्र। रावत साहब जी, इतना बड़ा एक कांड हो सकता था, पता नहीं क्या इतिहास हो जाता उस कांड के बाद अगर वो चीजें उसी साजिश के अनुरूप क्रियान्वित हो गई होती। फिर एक कोशिश हुई कि मुरादाबाद में एक गांव में महिलाओं को आगे कर दिया और महिलाओं ने खाट आगे खड़ी कर दी और बच्चे खड़े कर दिए। ये क्या टकराव को आमंत्रित करने की कोशिश होती है। वहीं संभल में कुछ ऐसे भी दृश्य मैंने देखे जहां कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने शरबत है, पानी है, फूल है, इस ऐसा किया कांवड़ यात्रियों के साथ। लेकिन ये जो परिस्थिति, और फिर दूसरा मैं एक कहूंगा, वो जो निशंक राठौर है नौजवान मध्य प्रदेश में, जिसकी लाश रेल की पटरी पर मिली है, ये क्या हो रहा है, कैसी परिस्थिति बन रही है। रावत जी। जी जी, अमिताभ जी, देखिए समय समय पर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का माहौल चेंज होता रहता है। परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी इस प्रकार की लहर आती है, जैसे 1947 में आ गई, ऐसे बीच बीच में लहर आती हैं और ये ग्रह गति की खेल कह सकते हैं हम। आज की डेट में एक इस तरह की लहर चल रही है कि यहाँ पर जो सर तन से जुदा की जो लहर चल रही है, इस समय अब सरकार को एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। अगर सरिया का कानून ये कहता है कि सर तन से जुदा नबी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, तो फिर सरिया का कानून भी सरकार को बना देना चाहिए। इनको अरेस्ट करके जेल में ना डालें, सरिया के कानून के हिसाब से सीधा गोली मारने का ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के धार्मिक फसादों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे राज्य सरकार का मामला हो चाहे केंद्र सरकार का मामला हो। इसी प्रकार से अगर 2-4 और काट दिए गए और कल को हिंदुओं ने भी इसी प्रकार से अगर ठान लिया और कृष्ण भगवान को अगर फॉलो कर लिया या परशुराम को फॉलो कर लिया कि भाई हम तो एक के बदले 10 काटेंगे इनके, फिर क्या होगा देश के अंदर। तो इसलिए हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके ऊपर कानून, एक सख्त कानून की जरूरत है और ये कानून आईपीसी से अलग बनाना चाहिए। जैसे हम टाड़ा के कानून बनाते हैं, दूसरे आतंकवादी गतिविधियों के कानून बनाते हैं, इस तरह का एक कानून ऐसा हो कि जो सर से तन जुदा की जो बात करके और कत्ल करेगा उसको सीधा गोली या फांसी की सजा होगी, यानी और दूसरा कोई चारा नहीं है। चाहे वो हिंदू भी इस प्रकार की कोई बात करता है तो भी कोई चारा नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक सख्त कानून, तभी जाकर के इस प्रकार के जो वाहियात पने का जनून जो लोगों ने पैदा कर लिया है, जो नबी के नाम पे पैदा कर लिया है, उसको रोकने का एक ही तरीका होगा। जैसे जब कर्फ्यू लगता है तो उस समय गोली के ऑर्डर होते हैं, तो कर्फ्यू की तरह कोई कानून यहाँ पर जरूर आने की इस समय जरूरत है। दूसरा, जो लोग इन्होंने अभी मजार तोड़ करके हिंसा फैलाने की कोशिश की है, इनको अरेस्ट करने के बाद इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इससे पता चले कि इनके पीछे कौन सा रैकेट था। एनआईए जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, एनआईए। हाँ, इसके अंदर इस तरह की जांचें हों कि ये पता चले कि कौन लोग हैं और ये इसका मकसद क्या था, वो कौन से मौलाना है, कौन से या पीएफआई इन्वॉल्व है, कौन विदेशी कोई लिंक है, इनके क्या चक्कर क्या है, ये क्या चाहते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं क्या। तो ऐसी चीजों पर यहाँ हिंदुओं को भी सावधान रहने की जरूरत होगी। एकदम एक्शन लेने की ना मुसलमानों को जरूरत है ना हिंदुओं को जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह के जो एलिमेंट अगर पैदा हो रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सावधानी एहतियातिक तौर पर बरतने की आवश्यकता है। अपना अग्निहोत्री साहब, डायरेक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जावेद भाई आएंगे आपको। 5 सेकंड। जावेद भाई देखिए, ये जवाब देखिए तत्काल का है। रावत जी ने जो कहा कि शरिया में तन सर से जुदा की बात है, ये मैं फतवा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए,
ठीक। ये रावत जी ये शरीयत में नहीं है। ठीक। अगर शरीयत में अगर होता तो ये फतवा नहीं आता। उदयपुर की घटना के बाद कन्हैया जी के हत्यारों के खिलाफ ये फतवा सामने है। ये पूरा जो मामला है ये पाकिस्तान में जो तंजीम लब्बैक है, वहाँ का जो और संगठन है, ये उसका दिया हुआ है और इसको आप इस्लाम पर ठीक है, थोपने ठीक है का जावेद काम भाई, कर रहे हैं ठीक रावत जी। ठीक है, ये मत कीजिए। लेकिन मसला वो देखो भाई, सामान्य व्यक्ति तो ये नहीं इतना नहीं जानता। ये मसला तो कोई पहला केस नहीं मसला है। ये है, ये जो अभी पहला केस मध्य नहीं है। प्रदेश में हो आप गया। इसको पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते, ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले कमलेश तिवारी के साथ भी इस तरह का हादसा हो चुका है। शंभू रायगर ने क्या किसी पाठशाला में नहीं, सीखा मैं था? आपकी बात तो से इस बिल्कुल तरीके सहमत से नहीं हूँ। अगर हम आप मैं बात आपकी करेंगे, बात से हम आप- बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जावेद जी। नहीं तो फिर बिल्कुल आप तय सहमत कर नहीं हूँ। दीजिए रावत जी की आप मुसलमानों के पाकिस्तान साथ से क्या जोड़ने करना की है। कोशिश कर रहे हो आपको अपना बचाव मुसलमानों के करने साथ के क्या करना है। लेकिन आप सही इससे बात पहले भी नहीं कमलेश तिवारी समझेंगे। के मामले में क्या आप था, बताओ, इससे पहले अयोध्या कमलेश में तिवारी घटना का करने मामला वाले था, लोग इससे कौन पहले थे? और क्या वो था, कहाँ से कई सीख ऐसे के आए गर्दनें थे? काटी गई। शंभू रायगर ने महाराष्ट्र में क्या 50 किया पहले भी था? गर्दनें काटी ये गई हैं। इसका कौन जवाब देगा? आप सारे कौन मुसलमानों सिखाता है इन को चीजों को गर्दन काटने को? करेंगे। आप सिखाता मानेंगे कौन है नहीं। गर्दन आप काटने की बताइए, बात? आप अगर कोई बताइए किसी के खिलाफ मुसलमानों, बोलेगा गर्दन काट दो। एक मुसलमान की गलती के एवज में मैं आप कह रहा हूँ हिंदुस्तान नबी के के खिलाफ बोलने को कौन सिखाता है? ये बातें गर्दन काटना सजा है, ये तो बता दो मेरे को। कमलेश तिवारी को मारा, उससे पहले 50 साल पहले मारा, दयानंद सरस्वती के समय पे मारा, क्यों नहीं मारा? आज से तो गर्दन काटने का मामला नहीं चल रहा ना। उस व्यक्ति को मौत के मुंह में ढकेलने आप का कन्हैया के मामले को टाल सकते हो कि उनका पाकिस्तानी लिंक था, लेकिन कमलेश तिवारी का तो पाकिस्तानी लिंक नहीं था। अरे जिसने गर्दन जिसने काटने के लिए हत्या की, इनाम रखा हुआ क्या है, ये मुसलमानों ने? अरे रावत जी बताओ, जिसने हत्या की, ऊपर इनाम जो रखा हुआ हत्यारे है ना। हैं, क्या किसी मुसलमान ने उनका बचाव सुनो किया? भैया, आप जावेद बताइए। जी, आप यति अरे रावत जी आप नरसिंह के ऊपर भी बताइए, इनाम आप रखा है ना धार्मिक गर्दन रूप हैं। काटने का। जब आपके क्या मन रखा में हुआ आप लोगों क्रूरता ने? होगी, आप क्या फिर वहाँ वसुधा पाकिस्तानी लिंक कुटुंबकम है क्या? कहा गया, फिर विश्व का कल्याण कहा गया। जो भाव है, जो भारत का भाव है, उस भाव को पलीता मत अरे सुन कराइए। तो लो, मैं क्या आज कह रहा भी हूँ, सुन देश तो लो का पहले। बहुमत हिंदू कह और रहा हूँ। मुसलमान एक मैं साथ कह रहा है। हूँ, कमलेश वो तिवारी का लिंक वो पाकिस्तान से था क्या? चरमपंथियों के साथ नहीं है। यति नरसिंह दोनों का तरफ लिंक चरमपंथी पाकिस्तान से भरे है थे। क्या? वो उससे पहले आपस 4 में से बड़ी बड़ी मिलकर हत्याएं इस की देश हैं। को बर्बाद एक करना किताब चाहते। लिखी रसूल साहब के नहीं, ऊपर मेरठ से, रावत जी आप उनको कर दिया वो क्या? अगर ऐसी बात आप करेंगे बेकार की उसको बातें स्वीकार। करते हो। अरे आप बेकार की बात कर रहे हैं। आप आपको प्रे के तो खिलाफ मानवता बुरा के रास्ते पर प्रे होना के खिलाफ चाहिए। बुरा जो सोचने की गलत करेगा, जो चाहिए। गलत करेगा हम गलत है, उसके विरुद्ध है। जो जो गलत मुसलमान करेगा है, हम उसके विरुद्ध है। इस तरह हम से उस गर्दन काटोगे, मानवीय दूसरा भी विचार गर्दन के काटेगा। विरुद्ध है। जो वो भी कहीं ना मानव कहीं का फंसा उठा लेगा। मानव की हत्या वो भी करे, बोलेगा हम जो क्या- मानव की बोल हत्या क्या करे क्या मानव करेंगे? होकर, वो पशु अच्छा, है, तो आप वो लोग- इंसान नहीं हो सकता। क्या चाहते जो हो आप लोग? हत्यारों का समर्थन करे, इनका वो इनकी पशु पैरोकारी है। करके क्या वो चाहते हो आप लोग? समाज का है। आपकी प्रवृत्ति क्या है? आप हमको प्रवृत्ति समझा रहे हैं। अरे आप धर्म गुरु हैं। मैं सम्मान के साथ कह रहा नहीं हूँ जावेद कि भाई, अगर हम एक मिनट, अगर लड़ेंगे तो क्या ठीक, होगा? एक मिनट जावेद आज भाई, भी ठीक बहुत- ठीक ठीक, एक मिनट रावत साहब, एक मिनट रुकिए। मैं कौशल कांत जी को बहस में लाना चाहता हूं। बस एक टिप्पणी कह के जावेद भाई ने कहा कि जो लोग ऐसी हत्याएं किए हैं उनके पक्ष में बचाव में कोई आया क्या? जावेद भाई का भाव अच्छा है, मैं उस भाव की कद्र करता हूं हमेशा से, लेकिन तथ्य ठीक नहीं। मैं बताता हूं, 57 लोग जिंदा भस्मीभूत कर दिए गए साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच में। कुछ दिन की बच्ची गोद में मां बैठी थी लिए, वैसे ही भस्मीभूत हो गई मां और बिटिया। उनके जो लोग पकड़े गए उस जघन्य वारदात में, उनके लिए मुकदमे के लिए पैसा, रोटी, कपड़ा, दुकान, मकान, मिलाई सिलाई जो भी था, बड़े बड़े वकील करना, वो सब जमीयते उलेमाए हिंद ने किया ना। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा, बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा, बहुत सारे उदाहरण दे। तब फिर हमारे और जावेद अहमद की कहीं से या फरहत अली को भी शामिल कर लें, हम अपनी नाव में बैठा लें, तो हमारे तीनों की कौन सुन रहा? सही बात। जावेद अहमद को और फरहत अली खान और अमिताभ अग्निहोत्री और ए.के. जैन साहब, रावत जी, सब लोग बैठ जाए कौशल कांत, कुछ सुन रहा है? सुन तो जमात उलेमा हिंद की रहे।
इस देश में जितनी भी आतंकी गतिविधियां हुई, जिनमें लोग पकड़े गए, उनमें अधिकांश को की पैरवी और व्यवस्था, लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसके बाद पकड़े जाने के बाद जेल में चद्दर भेजना, कपड़ा भेजना, पजामा भेजना, नया कुर्ता भेजना, ये जमाते उलेमा हिंद ने किया कि नहीं किया? जो सच है वो स्वीकार। फिर अगर हम उनकी भी मदद कर रहे हैं तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे मानवता को? ये रास्ता ठीक नहीं। जो लोग बाद किसी दंगे में पकड़े गए हिंदू, जिस दिन उनकी मदद, जिनको कोर्ट बाद में ये कहे कि ये दंगाई थे, उनकी मदद के लिए वकील करने का काम आरएसएस करने लगे, बजरंग दल करने लगे, मैं पहला आदमी होऊंगा जो उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। सुनी जी भाई, आपने ये क्या बवाल नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? हम लोग अभी 1 घंटे लगभग 45 मिनट से इस बहस में एक चीज खोज रहे हैं, रेवड़ी किसको बोलेंगे? क्योंकि जो भी सरकार कुछ करेगी, जो भी पार्टी करेगी, वो सिद्ध कर देगी 4 तर्क देके कि मेरी वाली योजना या घोषणा रेवड़ी नहीं है। वो कह देगी हर आदमी को कम से कम महीने में 1 किलो बादाम खाना चाहिए। हमने 1 किलो बादाम दिया, अश्विनी उपाध्याय कहने से रेवड़ी कैसे मान ले? तब क्या करें उपाध्याय जी? अमिताभ जी इसका जवाब भारत के संविधान में है। क्या रेवड़ी है, क्या रेवड़ी है और क्या काजू, यही बताओ भैया। हाँ जी, हाँ, क्या रेवड़ी है और क्या काजू की बर्फी है, इसका जवाब इसी भारत के संविधान में जी। देखिए, हमने जब जनवरी में इसको पीआईएल फाइल किया था, उस समय 6 राज्यों में के चुनाव चल रहे थे और उस समय पंजाब में भी बड़े बड़े वादे हो रहे थे, यूपी में भी वादे हो रहे थे। उन सारे राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियां अपने वादे कर रही थी। मैं कोई किसी का नाम नहीं लूंगा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां वादा कर रही थी। तो मैंने कहा एक बार जरा रिसर्च करके देख लें, ये लोग वादा कर रहे हैं, लाएंगे कहां से? तो मुझे पता चला कि पंजाब की पॉपुलेशन 3 करोड़ है और पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है जी। यूपी पे 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है, राजस्थान पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ का कर्जा है, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ का कर्जा है। तो टोटल जब मैंने जोड़ा तो पता चला 70 लाख करोड़ का कर्जा है राज्यों के ऊपर। मैं केंद्र के कर्जे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्यों के कर्जे की बात कर रहा हूं। 70 लाख करोड़। अब जब 70 लाख करोड़ का कर्जा है, ये राज्य सरकारें ठीक से वेतन भत्ता नहीं दे पा रही हैं, पेंशन नहीं दे पा रही हैं, पुरानी पेंशन लागू नहीं कर पा रही है, सड़क नहीं बना पा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, पोल की लाइट फ्यूज हो जा रही है, वो लाइट को नहीं चेंज कर पा रही है। तो ये स्कूटी कहां से ला के देगी, मंगलसूत्र कहां से ला के देगी? इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। अब बात आई कि आपने जो सवाल पूछा कि रेवड़ी क्या है और गजक क्या है, भैया संविधान कहता है कि पहले आप फंडामेंटल राइट पूरा करो। फंडामेंटल राइट क्या है? शुद्ध पानी, बिजली, अच्छी सड़क, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल, ये है आपका फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 जिसको कहते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमें राइट टू फूड, राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू रोड, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट है। वो पूरा न करने के बजाय आप कह रहे हैं हम तो जी स्कूटी दे देंगे, हम तो फला कर देंगे, हम तो फला कर देंगे। और दोगे कहां से? पहले ये तो बताओ दोगे कहां से? जो आपको चंदा मिला उसमें से 1 पैसा निकालने वाले नहीं। अपने घर में जो नोटों की बंडल रखी उसमें से एक नोट निकाल के देने वाले नहीं। कहां से लाओगे? टैक्स पेयर का पैसा जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने टैक्स जमा किया, अश्विनी उपाध्याय ने टैक्स जमा किया, उसकी आप बंदर बांट कर रहे हो। तो पैसा हमारा, मालिक आप बन के अपनी जय जयकार करवा रहे हो। हमसे पूछ भी नहीं रहे हो कि हम पैसा कहां खर्च करें, और खर्च कहां कर रहे हो? अपनी जय जयकार, अपने जय जयकार कर ले रहे हो। लेकिन बाद में ये नहीं बता रहे हो कि भैया अरे एक टाइम ऐसा आएगा वर्ल्ड बैंक लोन देना बंद कर देगा। आज की डेट में अमिताभ जी एक भी योजना ऐसी नहीं है जो राज्य सरकारें अपने उस पे कर रही हैं। किसी का वर्ल्ड बैंक से लोन हो रहा है, किसी का जापान से लोन हो रहा है, किसी का आपका अमेरिका से लोन हो रहा है, तो सारे कर्ज ले की योजनाएं चल रही हैं। तो मैंने कहा ये कर्ज लेके जो घी पिलाने वाला कार्यक्रम चल रहा है, कर्ज लेके जो लड्डू बांटने वाला कार्यक्रम चल रहा है, ये बंद करो। जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। और ये हो सकता है अगर हमने ये नहीं किया। अभी कल मैं बहस कर रहा था, कल मैंने सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं बोला, मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला, हमने कहा अगर इसको नहीं रोका गया भारत बर्बाद हो जाएगा, लंका की तरीके बर्बाद हो जाएगा। जिससे लंका में अराजकता फैली है ना, 70 लाख करोड़ का कर्जा पहले से ही है।
अगर ये इस पे रोक नहीं लगाई गई अगले 10 अश्विनी साल के पांडे अंदर जी, आपने एक याचिका दायर करनी चाहिए थी कि बैंकों में लोन पड़ा हुआ एनपीए वो किसने किसको दे दिया गया? अरे भैया सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए। अरे रुको भाई तकी साहब, उनकी बात तो आ जाने दो जी। मैं हाँ, 30 सेकंड बोलूंगा, नहीं मैं बोलूंगा हाँ। 30 सेकंड, आप सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, जी। बात बोल रहा। आपने कहा पैसा कहाँ से आया अरे भाई है? तकी साहब अश्विनी उपाध्याय जी साहब जी जी अश्विनी जी तो कंप्लीट करिए। अमिताभ जी, कल जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसको कैसा मामला मानते हो? सुप्रीम इलेक्शन कमीशन, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन? सेंट्रल गवर्नमेंट का इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। कपिल सिब्बल साहब का जो मैटर था वो हमारे बात था, वो हमारे पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सिब्बल साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस ने बोला सिब्बल साहब को, मिस्टर सिब्बल यू आर पार्लियामेंटेरियन, आपकी क्या राय है, जरा अपनी राय दे दीजिए। सिब्बल साहब खड़े हो गए, मैं बोला इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, इट मस्ट बी कंट्रोल। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं सीरियस मैटर है, सब लोग कह रहे हैं कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है कोई। इसमें वो कहते नहीं, नीलकंठ कोई नहीं बनना चाहता। ये जो कड़वा सच, इसको बोलने से सब लोग डरते हैं। तो इसलिए फिर कल बड़ी फटकार भी लगाई इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को बोला आपकी ड्यूटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इलेक्शन के पहले शराब बांटना अगर घूसखोरी है तो मंगलसूत्र का वादा करना घूसखोरी कैसे नहीं हो सकती? इलेक्शन के पहले 500 रुपए की बोतल देना अगर घूसखोरी है तो 50,000 रुपए का क्या बोलते हैं स्कूटी देना घूसखोरी कैसे नहीं हो सकती? इसलिए उन्होंने बोला आप इस पे आइए, एक सप्ताह के अंदर आप इस पे सोच के आइए, अगले सप्ताह हम सुनवाई करेंगे। भाई सरकार बन जाए, सरकार बन जाए, पहले बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, रोटी कपड़ा इंतजाम पूरी कर ले, बेसिक जो सैलरी आ रही है सैलरी पूरी कर दे, सड़क ठीक बना दे, हॉस्पिटल ठीक कर दे, स्कूल ठीक कर दे। ये ठीक करने के अश्विनी बाद भाई, पैसा बच रहा है, पैसा बच रहा है तो आपने बड़ी सैद्धांतिक बातें कही। एक सवाल कुर्सी के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के, कुर्सी के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा के और शराब बांट रहे। भारत का संविधान कहता है शराबबंदी होनी चाहिए, आर्टिकल 47 कहता है शराबबंदी होनी चाहिए। और दिल्ली को उन्होंने शराब नगरी बना दिया। दिल्ली में पहले 250 शराब के ठेके थे, दिल्ली में टोटल 250 शराब के ठेके थे। अभी दिल्ली में उन्होंने 900 शराब के ठेके खोलने की तैयारी किया हुआ है। तो दिल्ली को उन्होंने शराब नगरी बना दिया, पूरे पंजाब को झूठा पंजाब बना दिया। ये गलत बात है। लाखों करोड़ में डूब गए बैंकों को, उसके लिए ठीक आगे भाई, आगे बात आ गई मित्र, आगे बात। जनता को तो पीनट्स मिल रहे, जो लाखों करोड़ लेके भाग गए उसकी याचिका कौन दायर करेगा? उसके लिए कुछ बात करिए। एक मिनट अमिताभ जी, जरा एक मिनट आवाज। जी और दिल्ली सारी याचिकाओं का ठेका अश्विनी उपाध्याय ने ले रखा है क्या? सारी याचिकाओं का ठेका? अरे भैया मैं भी 14-15 घंटे काम कर सकता हूँ ना। मुझे भी सोना है, मुझे भी खाना है, मुझे भी अपने बच्चों के साथ रहना है। अरे सुन तो लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है अगर 1 लाख करोड़ लेके भाग गए, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपके पास 2 राज्यों में सरकार है, आपके पास वकील है, केवल बतौलेबाजी करने के लिए, केवल टीवी पे बतौलेबाजी करने के लिए क्या? केवल टीवी पे बतौलेबाजी करने के लिए? और आपने तो संविधान के खिलाफ काम किया है। आपने दिल्ली और पंजाब को शराब के नशे में झोंक दिया। आपने दिल्ली में 250 ठेके थे, दिल्ली में 250 शराब के ठेके थे, आपने पूरे दिल्ली की शराब नगरी बना दिया। क्या कर रहे हैं आप? किसी को दुखता नहीं जाएगा। हमने दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की थी, दिल्ली को आपने शराब की नगरी बना दिया भाई साहब। आपको याद होगा, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ छोटे बच्चों को नशेड़ी बना की थी, पूरा इंटीग्रेशन ब्यूरो से ऑफिस ले गया। बर्बाद कर रहे। आप गरीबों की सेवाएं मिल रही है, उससे परेशानी हो रही है आपको डर नहीं लगता है। जनता को परेशान हो रहे, जनता को मुफ्त में इलाज का परेशान हो रहे, लेकिन आप बीजेपी के एजेंडा को चलाना चाहते हैं। आप बीजेपी का निर्माण कर रहे हैं, आपको काम कर रहे हैं जो बीजेपी में खूब करता है। आप दिल्ली में नशाबंदी कर रहे हैं, आप पंजाब में नशाबंदी कर रहे हैं। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी। आप दिल्ली और पंजाब में नशाबंदी शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे? अम्बेडकर की फोटो टांग के बैठे हुए हैं कुर्सी के पीछे, और अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। इस संविधान को लागू करिए। ये संविधान क्या कहता है? ये संविधान आर्टिकल 47 पढ़िए। अरे मोहम्मद जकीर जी, एक बात आर्टिकल 47 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है?
चोरी पर बैठ के आके देखिए, देखिए आपने आर्टिकल 47 कहता है गुजरात में शराब 50 लोग मर गए जहरीली शराब पीने से। आपने क्या तो दिल्ली को नशाबंदी पूरा है, झूम यहाँ की शराब दिल्ली बना बैन है। दिया। बिहार पूरी में लोग दिल्ली मर रहे झूम थे रही शराब आपने पीने से, यूपी में शराब लोग के मर रहे थे कारोबार के पीने चक्कर से। में। उसके बारे में आपने जो शराब की दलाली के ठीक चक्कर में आपने ठीक पूरे अच्छा देश एक में मिनट ठीक है भाई, रुक जाओ आप, रुक जाओ एक मिनट रुक जाइए। एक बात शायद तिवारी जी ने कही थी कि क्या अधिकारी कैपेबल हैं। तिवारी जी बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, इसलिए ऐसी बात कही। उनकी बात में ठीक है, मंतव्य ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भारत का लोक जीवन देखा है गली गली घूम के, उसकी धारणा दूसरी है। उसमें मैं भी हूं। तिवारी जी एक जंतर देता हूं आपको, आजमा के देख लीजिएगा, यह धारणा बदल जाएगी उम्र भर के लिए। ठीक, अपने घर में या यहां चाहे पैतृक में बाहर एक कट्टा सीमेंट और बजरी डलवा दीजिए, 4-6 गुम्मे डलवा दीजिए, क्या जिससे ये इंप्रेशन जाए, फॉल्स ही सही, कि कुछ निर्माण कराएंगे आप। क्या 24 घंटे के भीतर संबंधित सभी निकायों के गुमाश्ते आपके पास आ जाएंगे। क्या अमेरिका में भी इतना फास्ट नहीं चलता। इस बाइडेन को पता लग जाए, वो यहां सीखने आ जाए। पता है आपको, देवरिया में जो काम कर रहा है वो भी इतना स्मार्ट है जितना वॉशिंगटन वाला नहीं है। ये आपने हुनर यूं ही अपमानित कर दिया भारत के तंत्र को। जरा छज्जा आधा फुट बढ़ा के देख लीजिए। अगर सारे नियम कानूनों के साथ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ जूनियर इंजीनियर पान खाता हुआ हाथ में चूना लगा के मोटरसाइकिल पे आके आपके घर के बाहर हॉर्न नहीं दे, तो कहना कि यादव हस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित हो। और सरल उपाय बताए देते हैं। इसलिए आगे से कभी कोई ये ना कहे कि भारत के तंत्र में कमी है ना, ऐसा तंत्र दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं पैदा। इससे भी शार्प बताए देता हूं। ओंकार नाथ सिंह जी भी नेता रहे हैं, तो वो शायद इससे कभी यूज टू हो, उनका इनकाउंटर हुआ हो या ऋतु का हुआ हो, हमारा तो होता ही है। मूंगफली की एक ठेली या अंडे, उबले अंडे बेचने की एक ठेली लगवा दो किसी लड़के को कहीं, क्या आज लगवाओ, कल सुबह उसको घर बुलवाओ, पूछो भाई क्या रहा। वो कहा कि नगर निगम से आया था, थाने से आया था, और गुड्डू भैया का भी कोई आदमी था, कोई गुड्डू भैया थे, उन्होंने कहा भाई 25 रुपये हमारा भी लगेगा रोज। इतनी तेजी से कहीं कंप्लायंस है? तिवारी जी आप तो विदेश भी घूमते हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, है क्या? हाँ ना बोलो। नहीं सही बात। रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस सब फेल हमारे देश के आगे। तब इसलिए ये झूठ है, ये झूठ बंद होना चाहिए। सबको पता है, सबको पता है। मैं तो कहता हूं सामने वाले को ये पूछने का जब तक रिवायत नहीं भारत में बनेगी कि भाई साहब आप आदमी अच्छे हो, लेकिन ये गाड़ी आप कैसे खरीद लिए, ये तो आपके संसाधनों में नहीं आ सकती, पूछना चाहिए ना। ये मोटी चेन 250 ग्राम की, 10 अंगूठी इतने बड़े बड़े नगों की, आप तो जूनियर इंजीनियर है, कहां से आ गया इतना पैसा, कहां से आया, ये को पूछता है। मसला यहीं पर है मित्र। और मेरी पीड़ा ये नहीं कि पार्थो ने क्या किया और पूजा सिंघल वहां क्या कर रही थी। मेरी पीड़ा ये है पांडे जी, सच में ये गरीब का पैसा है, ननकू और रज्जाक का पैसा है। उनके लिए हमने उनके पेट पर लात मारी है, तब ये पैसा जमा हुआ है। इस भ्रष्ट मंत्री ने हजारों जेन्युइन प्रतिभाशाली मेरिटोरियस बच्चों को किनारे किया होगा, तब जाके इतना पैसा जमा कर पाया होगा। ये हजारों के सपनों को साथ छल करने का दोषी है। मस चिंता ये है, अरे नेता जहाज पे घूम रहा है, चाहे पानी के जहाज से घूमे, चाहे हवाई जहाज से घूमे, किसी हमारे पेट पे क्या दर्द हो रहा है?
लेकिन हमको पता है इसमें गरीब की पेट की भूख भी आपने लपेट ली है। नहीं तो वो पैसा गरीब के काम आता, कहीं पुल बनता, कहीं पुलिया बनती, कहीं कि बच्चों के स्कूल में काम आता, कहीं मिड डे मील बेहतर हो सकता था, कहीं सरकारी अस्पताल बेहतर हो सकते थे देश में। अरे जहां शमशान बने वो गिर पड़े, वहां जांच की जरूरत बची? ये हिंदुस्तान धर्मप्राण देश था। शमशान में तो आदमी ऐसा नहीं करता था ना। क्या हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? कुछ लोग मर गए थे क्योंकि ठेकेदार जब बाद में पकड़ा गया तो उसने कहा हमारी तो गर्दन पहले काट दी थी, वर्क ऑर्डर देते ही इतना कमीशन ले लिया था कि उसमें तो रेत से ही बनना था, तो बना दिया मैंने। कोई जांच की जरूरत है क्या? भारत में जब भी आप ऐसी कोई बात सुने कि कमेटी बनाई जाएगी, जांच होगी, बड़े पैमाने पे जांच होगी, जन जागरण होगा, सबको बैठाया जाएगा, पूरे देश से 150 करोड़ लोगों से राय ली जाएगी, तो आप उसका अर्थ समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं होना। इसका अर्थ होता है कुछ नहीं करना है, अगले अपराध की प्रतीक्षा करनी है। ममता बनर्जी ने निकाल दिया इनको, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो खाए गाए हैं भाई, एक ही जगह थोड़ी ना रखते हैं ऐसे लोग। पकड़ लिया तो क्या उखाड़ लिया, ठीक है। पांडे जी को भी पता है, ओंकार भाई को भी पता है, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जेल चला गया। बहुत कोशिश की, नहीं बच पाया। फिर गवाह को, अरे जो आरोप लगाने वाली महिला थी उसको खरीदने का हुआ, कोई बोला 10 करोड़, कोई बोला 20 करोड़, कोई बोला 50 करोड़, ये सब होता रहा। वो वहां जेल के अस्पताल में पांडे जी आप लोगों की कृपा से मौसम्मी का जूस पीता रहा। क्या? कभी कभी अंजीर का जूस और कभी कभी मौसम्मी का जूस, ठीक। की पत्नी ने भाजपा सुन लीजिए, और उसकी पत्नी जीत हो गई एमएलए। अब कर लो बात। मैं तो कभी कभी ही पांडे जी आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं करबद्ध। क्या दुनिया को पता ये कौन है? बिल्कुल ठीक, उसके कार्यक्रम बताते हैं वो बिल्कुल ठीक था, शारीरिक तौर पर जरूरत से ज्यादा फिट था। यही तो समस्या थी उस मंत्री की। जैसे ही जेल गया आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बोले इनको बहुत गंभीर बीमारी है, अस्पताल में रहेंगे और वहां दिन में 3 टाइम अंजीर का जूस पिएंगे। यही तो समस्या है। सख्ती वाली सेल में रखते तो अकल ठिकाने आती। वहां एसी भी लगा है, कूलर भी लगा है, नर्सें भी सेवा कर रही हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? टेलीफोन भी है। ये समस्या है। ये भारत में पैसे की कमी नहीं, कोहली साहब, पैसा बहुत है, वो गरीब तक पहुंच नहीं पाता। सिर्फ समस्या इस बात की है, इसलिए कहीं नमक रोटी खा के आदमी को जिंदा रहना पड़ रहा है इस देश में। पैसे का वितरण ठीक नहीं, संसाधनों का वितरण ठीक नहीं, इसलिए ये समस्या है। ये ऐसी नहीं है कि भाई आर्थिक समानता, बेसिक बुनियादी सुविधाएं सबको मिल सकती हैं। अब देश उतना समृद्ध है, लेकिन तब तक ये संभव नहीं होगा जब एक किसी के टॉयलेट में 5 किलो सोना मिलेगा, किसी जूनियर इंजीनियर के छापे में 2.5 किलो हीरा मिलेगा, तो गरीब के घर में बल्ब नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं आएगा। ये जान ले। कुछ चीजें बुनियादी होती हैं जिनमें कांग्रेस भाजपा सपा बसपा हो नहीं सकता। करने की कोशिश करो तो भी नहीं होता, थेतरई हो जाएगी लेकिन वो होगा नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के आम आदमी के मन में भी ये सवाल रहा, हमेशा रहा कि भाई मुख्तार अंसारी पंजाब में वहां चिलगोजे क्यों खा रहे जेल में, और पंजाब की सरकार उनकी मेहमान नवाजी क्यों कर रही? जब उत्तर प्रदेश का है उनको यहां भेजो, तो पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, करदाताओं का पैसा खर्च किया वहां बड़े बड़े वकील करके। ये सवाल तो उठेगा ना। अलका राय ने ये चिट्ठी लिखी थी प्रियंका गांधी और सोनिया जी को
कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं आपकी सरकार? ये मसला तो उठेगा दोस्त। आज वही मुख्तार अंसारी बांदा में शांति व्यवस्था कायम किए हुए हैं कि नहीं चुपचाप? यही योगी मॉडल है। आप इसको योगी मॉडल मत बोलो, यूपी मॉडल बोल दो, लेकिन जनता कह रही ठीक। और दूसरी बात जो कांवड़ की आई ना मित्र, मिश्रा जा रहा हूं बात, कांवड़ की बात ये समझ लीजिए, 7 करोड़ लोगों का ट्रांजिट एक रोड पर, एक ही दिशा में, छोटी घटना है क्या? आप एक घटना बता रहे, वो भी दुखद है। एक पक्षी भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन जितना बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा लोग तो कांवड़िए निकल गए रोड पर। छोटी घटना है, उसको मैनेज करना मित्र। लेकिन मुश्किल ये है, आप तब ये पूछ लेते हो कि कांवड़ियों पर फूल बरसाने का पैसा कहां से आया? इसी से वोट फिर कैसे मिलेगा आपको बताओ? जब कांग्रेस ये पूछेगी कि कांवड़ियों पर फूल बरसाने का पैसा किसने दिया, तो मसला खड़ा हो जाएगा। एक मिश्रा जी, वसवराज मुंबई ने कहा कि योगी मॉडल भी लागू करेंगे अगर जरूरत होगी। मेरा आपसे प्रश्न, योगी मॉडल तो उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, सब लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे सहमत हैं कि योगी मॉडल के 100% क्रियान्वयन और सफलता दोनों के लिए ये जरूरी है कि जो राज्य सरकार इस मॉडल को लागू करे उसका नेतृत्व कोई योगी जैसा व्यक्ति ही करे तो परिणाम पूरा आएगा। ठीक, योगी मॉडल परिणाम दे, इसके लिए योगी जैसा जीवन भी होना चाहिए कि अगर लाउड स्पीकर उतरवाना है तो पहले गोरखनाथ बाबा मंदिर से उतरेगा। इतना कलेजा तो रखो। और एक तहमत, एक कुर्ता, एक गमछा, सैंडल और मोजा, बस। इससे ज्यादा तो कोई जीवन में जोड़ा ही नहीं। दिन में 5 बार ड्राई क्लीनिंग के कपड़े पहनने वाले लोग फिर योगी से कैसे मैच करेंगे? मिश्रा जी। अमिताभ जी, बात आपकी सही है। आपने अपने ओपनिंग डायलॉग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि योगी मॉडल को हम आज डिकोड करेंगे, ये है क्या। अगर ये डिकोड हो गया ना तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैं 2 चीजें बोलूंगा, न्याय मम धर्म और यतो धर्मस ततो जया। पहले जो शासक होते थे, योगी मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है, हजारों साल से अपने देश की न्याय के लिए ये परंपरा है। और आपने जो एक चीज बोली कि न्याय कानून व्यवस्था अगर किसी समाज में लागू है और सुचारू रूप से चल रहा है तो आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, समरसता वाला विकास, भाईचारा वगैरह सब अपने आप डेवलप हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, जो पहले के शासक होते थे उनका सबसे ज्यादा फोकस होता था न्याय पे, अपराधियों को कंट्रोल करने पे। और जो आज योगी मॉडल में हो रहा है वही अवधारणा न्याय की, दंड संहिता की हजारों साल पहले थी। और क्या थी, मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस ऑन द स्पॉट, यानी न्याय तुरंत हो और बिना किसी विलंब के हो। कौन राजा विक्रमादित्य के न्याय को नहीं जानता है कि जब 2 औरतें ये लड़ते हुए पहुंची कि ये मेरा बच्चा है, तो क्या उन्होंने हियरिंग पे हियरिंग की कि इमीडिएट जो है अपने राज दरबार में उन्होंने तलवार निकाल के बोला कि मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, दोनों औरतें ले लो, और न्याय हो गया, पता चल गया कौन असली मां है। हजारों उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं। न्याय की, एक सुरक्षित समाज की, एक सभ्य समाज की पहली अवधारणा हो कि न्याय तुरंत होना चाहिए, ऑन द स्पॉट। डिले होने पे न्याय का कोई महत्व नहीं होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अवधारणा है कि न्याय की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू, कितने प्रमाण में न्याय हो, यह भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मर्डर करके आए और उसके बाद 1 महीने जेल रहने के बाद कराटे बिट्टा की तरह अभी तक वो 20 साल तक जो है इंतजार करता रहे। उतना ही दंड उसको मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए जितना गंभीर अपराध उसने किया है, ताकि समाज को जो आगे चल के अपराधी पैदा होंगे उनके मन में भय पैदा हो। मैं सुन रहा था, हमारे कोई एक राजनीतिक मित्र बोल रहे थे कि हमारे पार्टी के लोग डर जाते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि आप लोग अपराधी हैं जो डर जाते हैं? मैं तो पूरा यूपी ट्रेवल करके अभी आया हूं, कहीं कोई भय नहीं है। भयमुक्त समाज अगर करना है तो ये जो सनातन की न्याय की परंपरा है, योगी महाराज तो इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।
और इसकी पुनरावृत्ति वही कर सकता है जो वाकई में एक योगी हो। पहले के राजा महाराजा भी त्यागी और योगी ही होते थे, जिनके अंदर खुद भय ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो। आप अपनी जेबें भरोगे तो आप न्याय कहां से करोगे? न्याय का तराजू अगर आप खुद लेके बैठोगे तो तौलोगे कहां से आप? जी बिल्कुल ठीक बात है। एक बात कह के मैं मीसम जैदी साहब हमारे साथ आ गए, उनका भी स्वागत करता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन एक बात और को, योगी जी पर कुछ बातें कही के मिश्रा जी ने। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री होके आए तो अजब गजब परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री निवास में जहां जिस कक्ष में मैं रहूं उस कक्ष को मेरे हिसाब से बना दो, बाकी जहां उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठे वहां सरकार में अपनी मर्जी कर ले भैया, ठीक है, जैसा सोफा चाहो वैसा डाल लो। लेकिन योगी को महंगी चीजों की जरूरत नहीं। तो जो व्यवस्था उनके कक्ष में गोरखनाथ मंदिर में है, ऊपरी माले में जहां वो रहते हैं, वही व्यवस्था उनकी हुई फिर मुख्यमंत्री के निवास में। इसीलिए मैंने कहा कि योगी मॉडल लागू करना, जैसे बताया जाता है कि भाई ये दवा है लेकिन ये मठे के साथ लेनी है, गर्म पानी के साथ लेनी है, मौसम्मी के रस के साथ लेनी है, उसकी एक व्यवस्था होती है ना। दवा तो पता है लेकिन उसका प्रयोग तभी होगा जब योगी जैसा जीवन आप जिएंगे। जी जैदी साहब, आपको उत्तर सरकार ने उत्तर दिया, पार्टी ने, कि अगर नमाज के नाम पर नमाज के बाद हिंसा कराई जाएगी तो प्रशासन को बीच में आना पड़ेगा। नमाज की तरह से हो, इबादत की तरह हो, तो प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं पुलिस का बीच में आने का। अमिताभ जी, ये तो टकराव का कोई विषय नहीं है। बहुत अच्छी बात कही संजय चौधरी जी ने कि अपने लोगों को समझाओ, बहुत अच्छी बात कही। और जो इन्होंने ये बात कही कि आज 1 करोड़ से 7 करोड़ कावड़ निकल जाते हैं, तो ये बीजेपी की पार्टी में नहीं निकलते थे, ये आज सनातन धर्म है, हजारों वर्षों से निकल रहे हैं। ये पहली बार नहीं निकल गए कावड़ जो ये गिनवा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में 1 करोड़ चला गया, 7 करोड़ चला गया। ये इसलिए शांति से गुजर गए कि ये वाकई धर्म का काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां और रैलियां लेकर के नहीं जा रही थी, तो इसलिए ये प्यार से गुजर गए। और रही बात मुसलमानों पर, जो इन्होंने बात कही कि मस्जिद के बाहर इस तरह से प्रोटेक्शन होता है, तो यही कांवड़ियों को आप दबा दीजिए और उनसे कह दीजिए कि आप जाएंगे नहीं कांवड़ यात्रा में, और आप रोक करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ना प्रदेश में आपकी कुर्सी रहेगी, ना आपका डंडा रहेगा। तो जब आप किसी धर्म के काम को करने पर रोकते हैं चौधरी जी, नहीं तो नमाज पर रोक, भाई नमाज पर रोक तो नहीं लगेगी कहीं? भाई जाहिर सी बात थी कि जब इन्होंने उस पर जब वो विरोध हुआ है वहां पर, तो वो विरोध किस बात का था, आक्रोशित किस बात पर था? जब किसी के सेंटिमेंट को दबाया जाएगा, जब किस तरह से किसी के धर्म के गुरुओं को, रहनुमाओं को, नहीं देखिए आप मेरी बात सुनिए, अगर यही कोई बात भोलेनाथ जी के बारे में कह दे और कहने के बाद अगर कोई कांवड़ यात्री इसका विरोध करे और आप उसके विरोध को दबाने का काम करेंगे, तो एक्शन का रिएक्शन होगा। तो जब रिटेलिएट होगा तो उसमें कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन राजेश चौधरी मैं पूछूंगा, भाई ये कह रहे हैं जैदी साहब नमाज पर रोक लगाओगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा, क्या नमाज पर कहीं रोक लगाया शासन ने? राजेश चौधरी कहीं कोई प्रशासनिक घटना दिखा दें जहां नमाज घरों के अंदर रोका गया हो, तो जब मान लो ये घटना को आप कह रहे थे, जहाँ से स्टार्टिंग आपने कोर्ट का आदेश आया कि वहाँ धार्मिक स्थलों से माइक को उतार देना चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने अपील की और सब उतर गया, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। आग लगा करके बचाओ बचाओ, आप झूठ फैला रहे हो मित्र। और तब आप कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, नमाज पर रोक लगी है, आग लग गई और फिर बुझा करके नमाज पर कहाँ रोक लगी? कानपुर में कौन सी रोक लगी थी? वहाँ दंगा भड़काया गया। अरे भाई जाहिर सी बात है, किसी ने अपना प्रोटेस्ट, कानपुर के अंदर दंगा भड़काया, व्यापारियों की दुकानों को चुन चुन करके धर्म विशेष की दुकानों को जला दिया गया। किसने रोक लगाई थी? किसने रोक लगाई थी? अरे वहाँ कानून अपना काम नहीं करेगा। मान लो किसी ने कोई बयान दे दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। कौन सा मस्जिद था राजेश चौधरी जी जब कांग्रेसियों पर आपने लाठी चलाई है, राहुल जी के ऊपर और उनके लोगों पर और श्रीनिवासन जी जैसे नेताओं का बाल नोचा गया है? वो मैंने क्लिप देखी है, शायद आपने नहीं देखी।
तो आप ये बताइए वहां कौन सी मंदिर और मस्जिद था? बस भाई वहां पर जो आपकी पुलिस ने बर्बरता करी और लाठीचार्ज किया, तो उस जगह पर कहां पर मंदिर मस्जिद था चौधरी जी? बात मंदिर मस्जिद की नहीं है, ये बेवकूफ है, ये आपकी बी टीमें हैं जो इस तरह की बात करती है। मैं तो कहता हूं कतई कावड़ियों पर, शंकर जी पर, हिंदू धर्म पर, किसी भी देवी देवता पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लगाम देना है आपकी सरकार को, आपकी नीतियों को, आपके लॉ एंड ऑर्डर। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए। जो सोनिया गांधी के खिलाफ जांच चल रही है, जो राहुल गांधी के खिलाफ जांच चल रही है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमानी की है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है जयदी साहब। तो जो भ्रष्टाचार यदि वो प्रदर्शन करेंगे, धारा 144 को तोड़ेंगे, तो पुलिस अपना काम करेगी। कानून व्यवस्था काम कायम रखना पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। आपको दिक्कत राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तब होती है, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तब आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहते क्या है? देश के लिए आप कांग्रेस की बी टीम है या कांग्रेस आपकी बी टीम है? ठीक कांग्रेस, एक बार रुकिए, राजेश जी रुकिए, जयदी साहब रुकिए, कांग्रेस को भी बहस में लाऊं। भाई त्यागी जी, आपको समाजवादी पार्टी को थैंक यू कहना चाहिए, वो सोनिया जी और राहुल गांधी का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि विपक्ष को डराने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो ईडी के बहाने सरकार विपक्ष को डराना चाहती है। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिरा दी, लेकिन लगभग 1 महीना होने को है, वहां अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है। आप सरकार तो गिरा सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, पर एक ईडी का चैप्टर अलग है, ईडी का चैप्टर अलग है त्यागी जी। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। आप एक बुजुर्ग महिला से जो बीमार भी है, एक नियम कायदा होता है हर चीज का, आप उनको लगातार 3 दिन आपने परेशान करा ईडी के बहाने से। देखिए, उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पैसा खा जाओ, पैसों का लेन देन है, तो उसकी जांच कर लेंगे, वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। सरकार लेकिन अगर परेशान एनडीए की सरकार थी, किसकी सरकार थी त्यागी साहब? जो हमने तो नहीं कहा था कि आप भ्रष्टाचार करिए, हमने तो नहीं कहा था कि आप पैसे का दुरुपयोग करिए। हमने कब कहा था? आपके खिलाफ FIR हुई, आपके खिलाफ केस हुआ, आप जमानत पे, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रही है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? जब आप दोषी नहीं हो तो डर किस बात का? और जब आपने चोरी की है तो सजा से डर किस बात का? सजा भुगतनी होगी। ये मोदी जी का शासन है। एक मिनट त्यागी जी, एक मिनट राजेश जी, एक मिनट त्यागी जी, एक बात, अरे रुको भाई त्यागी जी, एक मिनट रुकिए, एक जानकारी दे दूं। अरे रुको भाई, एक जानकारी दे दूं, सबके काम आएगी, कांग्रेसियों को बहुत काम आएगी, कांग्रेस के मित्रों के। ये जो ईडी को बड़े बड़े दांत और नाखून दिए गए ना, ये शुभ और पुनीत परम पावन कृत्य आपकी सरकार ही करके गई थी, जिसपे अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है कि नहीं, ईडी का लठ ठीक है, इसमें थोड़ा सरसों का तेल और मिलाओ और छपाक मारो सबके। जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5,500 मामले हैं। अरे भाई साहब, अब ये भी आप तय करोगे कि कौन सा मामला उठाए कौन सा ना उठाए? गजब बात है ना, ये ठीक नहीं। एके मिश्रा, मसला ये, सारे ईडी को अधिकार चिदम्बरम देके गए, उससे पहले ईडी अभयारण्य में ऐसे नहीं घूमती थी कि दोनों हाथ में लठ लिए जो मिला सटासट। क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी? क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने ठीक कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि चिकन खुद फ्राई होने आ गया। क्या चिकन खुद फ्राई होने आ गया? ईडी को इन्होंने ताकत दी थी, इतनी बेहिसाब ताकत। मोदी की सरकार उस ताकत का उपयोग कर रही जो सरकार दे के गई पूरी। अब अभिमन्यु त्यागी जी वो बात कह रहे हैं कि भाई 5,000 केस हैं, हमारी फाइल क्यों खोली? ये वैसी बात है, एक दरोगा पकड़ के लाया एक गिरहकट को, मान लो वो गिरहकट कह रहा है कि भाई जिले में 1,000 आदमी गिरहकटी कर रहा है और 10,000 पुराने फाइल हैं, हम ही को क्यों पकड़ा? ये तर्क तो नहीं चलेगा ना। राजनीति की जा रही है मिश्रा जी। देखिए है क्या, अभी की जा रही है जी, अभी भी ये शायद दिवा स्वप्न देख रहे हैं या मुगालते में देख रहे हैं, या अफसोस ये है कि भाई ईडी हमने बनाया और वो दूसरे के कब्जे में क्यों चली गई, या ईडी कैसे काम कर रही है, क्यों कर रही है। तो ये जो चीजें इन्होंने बनाई
उसको ये अपनी बपौती समझने लगते हैं। कुछ राजनेता, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, कुछ पार्टियां वो सोचते हैं कि जी हमारे परदादा ने बनाया तो अब 100 सालों तक वो हमारे नाती पोतों की गुलामी करेगी। वो सरकारी संस्था ना होके जैसे कोई एक व्यक्तिगत संस्था है। अरे आपने कोई ईडी बनाया या किसी सरकार ने बनाया, कोई शॉपिंग मॉल बनाया था क्या कि आप उसके प्रोप्राइटर और सारे राइट्स हमेशा आपके पास रहेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होते रहेंगे? ऐसा नहीं है सर। ईडी आपने नहीं बनाया, इस मुगालते से बाहर निकलिए। ईडी भारत सरकार की संपत्ति है और भारत सरकार के नियम और कानून से चलती है। वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा केस उनके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज को अभी हियरिंग करनी है, किस चीज को बाद में करना है। अगर इनकी आपत्ति ये है तो ये जाके ईडी के सामने एप्लीकेशन लगाएं कि भाई ये फाइल पहले खोलिए, इस फाइल पे मत देखिए आप, लगा दें ये आपत्ति वहां पे। ठीक, रितु सिंह रावत जी, भाई ये बताइए, हिंदुस्तान में एक बहुसंख्यक आबादी 5 किलो अरहर की दाल नहीं खरीद सकती एक बार में। ठीक, 5 किलो सोना मिल चुका है। ठीक है, नोएडा में एक इंजीनियर के यहां छापेमारी हुई थी। ये तो तभी मंत्री वो इंजीनियर था, उसकी कुल तनख्वाह थी 70,000 रुपए मात्र, स्टेट बैंक में आती थी। उसके घर में 2.5 किलो हीरा मिला था। तो मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में 95% आदमी 2.5 किलो जीरा नहीं खरीद सकता। उसके 2.5 करोड़ हीरा मिला था, 2.5 किलो। बाहर एक ऑडी गाड़ी खड़ी थी बाहर घर के, उसमें 8 करोड़ पड़े थे, रखे नहीं थे, यूं ही पड़ डाल के भूल गए थे। ये क्या हो रहा है? आप लोग कभी चिंतन नहीं करते इस पे? कोई इलाका ऐसा देश का बचा है जहां ऋतु सिंघल, पार्थ और अर्पिताएं ना हो? बताइए ऋतु सिंह जी। अमिताभ सर जी, मैं आपकी बात से ना बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि इस देश की राजनीति में, मतलब मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के पास इतना इतना पैसा निकल रहा है, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा किसका है? ये पैसा सिर्फ जनता का पैसा है। और ये 5 साल की राजनीति में ये करोड़ोंपति हो जाते हैं, जबकि एक आम आदमी नौकरी करने के लिए एक मकान नहीं खरीद सकता। पूरे 60 साल की उसकी उम्र जब रिटायर होता है वो एक फ्लैट नहीं खरीद सकता। और नेता, मतलब ये बात बहुत कड़वी है, शायद आपको मैं नहीं जानती आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप मेरी सच्चाई पे रिएक्ट करेंगे या आप क्या कहेंगे, मैं इसका आंसर अभी नहीं जानती। लेकिन मैं ये इतना जानती हूँ कि इस देश की राजनीति में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो बड़े शर्म की बात है। वो 5 साल में कई करोड़पति होते हैं, उनके पीछे इतनी जीरो लग जाती है, शायद मुझे उस जीरो का नंबर नहीं पता कि वो कितने 100 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। और एक आदमी जो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट, वो मकान नहीं खरीद सकता, 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। ये बात एक सच्ची बात है, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली, सबको सोचने कि आप नेता क्यों बनते हैं। हम आपको चुनते हैं, आप इसलिए चुनते हैं कि आप हमारा ही धन खा जाए, हमें ही अपनी नौकरी के लिए आपको पैसे देने पड़े। तो आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरह की सरकार चली। क्या वो वहां की सीएम है, क्या कहते हैं दीदी, उनको ये बातें पता नहीं है? हर इंसान को जो शीर्ष नेतृत्व में बैठा होता है, मैं सच्चाई के साथ कह रही हूँ, उसे सब कुछ पता होता है। अब जानते हैं किसी विकास प्राधिकरण के गेट पर जाके जो पान बेचता है उसके पास खड़े हो जाइए, सारी डिटेलिंग दे देगा, पूरा जन्मपत्री बता देगा, जितने बाबू चपरासी अधिकारी अंदर काम कर रहे हैं उनकी। जी, जैसा आप कह रहे हैं जी, पता सब है, पूरा जो तंत्र है जी, उसको एक खबर होती है, लेकिन पूरे के पूरे तंत्र में दिमक लगा हुआ है जी। अब अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चल जाए तो उसे ये कोई लेना देना नहीं है कि कैसे इस व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाए और इस पर इनकम टैक्स फाइन लगाया जाए। उसका सिर्फ ये मतलब रहता है कि कैसे इनसे कुछ पैसे ऐट लिए जाए और हमारा काम बन जाए और उनका भी काम बन जाए। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको इनकम टैक्स का। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, तंत्र, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जी, हर जगह करप्शन कूट कूट कर भर चुका है। सिर्फ नेताओं और लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज में ही नहीं है ये। उसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है उसकी एक मिली भगत हो चुकी है कि भाई मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर लीडर हूँ, मैं अगर करप्शन कर रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑफिशियल इग्नोर कर रहा है उस चीज को,
तो इनकम टैक्स ऑफिशियल के ऊपर अगर कुछ केस है तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं लोग जी। इनका जो तंत्र है, इनका जो सिस्टम है वो बना चलता रहे। है। और ठीक है, आप ठीक बात आप कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ हॉब नॉबिंग है, उसी के आधार पर चलते हैं। ओंकार जी, मास्टरों की भर्ती में पूरे पश्चिम बंगाल में एक एक मोहल्ले और एक एक गली में खबर होगी कि क्या रेट चल रहा है, पार्थो पैसा खुद ले रहा है कि अर्पिता ले रही है कि रामलाल ले रहा है कि श्यामलाल ले रहा है, और कैसे नोट चल रहे हैं नए के पुराने। ये आइए, एक क्षण में तो हो नहीं सकता। दलाल घूमे होंगे गली गली, पैसे का बंटवारा हुआ होगा, जमा हुआ होगा, आदमी गया होगा, एक बड़ी मेहनत एक्सरसाइज हुई होगी पैसा इकट्ठा करने के लिए। सब सो रहे थे। जैसे वो सिंघल जो लड़की है आईएएस, खनिज माइनिंग सेक्रेटरी थी जो हेमंत सोरेन के यहां, उसके पास 130 करोड़ के कागज पत्तर जमीन जायदाद के 19 करोड़ नगद पड़ा मिला, तो तांत्रिक क्रिया से थोड़ी पैदा किया होगा। पूरा रांची पूरा झारखंड जानता था कि भाई नोडल एजेंसी सिंघल है। जाने ना जाने, गुलही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ओंकार जी देखिए, इस तरह का जो भी व्यक्ति काम करता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो नेता, वो बहुत ही निंदनीय कृत्य है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन जैसा कि हमारे भाई राजनीतिक विशेषज्ञ तिवारी जी ने बताया, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि दीमक लग चुका है, और दीमक लग चुका है तो दीमक को एक दिन में कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सरकार को ईमानदारी से इसमें आगे आना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा जी। जब सबके ऊपर डंडा चलाएंगे तब तो ये दीमक साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये तो करोड़ों की बात है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, लालगंज तहसील में लहुआ गांव हमारा है। हमारे छोटे भाई का निधन हो गया, 2 साल हो रहा है, दूसरा साल चल रहा है, और जो बाप दादे की विरासत में जमीन मिली हुई है वो अभी तक मैं अपने भतीजे के नाम नहीं करवा पाया, दाखिल खारिज। रोज कभी लेखपाल गायब हो जाते हैं, कभी एसडीएम नहीं रहते, कभी तहसीलदार नहीं रहते हैं, और 2 साल फरवरी में पूरा हो जाएगा जी, और अभी तक जमीन नहीं हो पाई। अभी अगर मैं जाके वहां को धन बन दे दूं तो 2 मिनट में हो जाएगा जी। तो ये जो दशा है, मैं यही देख रहा हूँ कितने साल में ये करते हैं। मैं इनको यही तोड़ रहा हूँ। आज की बात आ गई तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं जी, और आपको पता लग जाएगा तो कम से कम ये होगा कि हाँ भाई, हो सकता है आपके माध्यम से वहां तक कहीं पहुंचे तो वो लोग जागे और देखें कि कुछ काम बने, हो भी जाएगा। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा गलत हो रही हैं कि सरकार को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने 19 करोड़ की बात की, आपने 50 करोड़ की बात की, और इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं। अभी 350 करोड़ की भी एक आपने बात की। और आप देखिए, जब नोटबंदी थी उस समय अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में 750 करोड़ 5 दिन में जमा हो गए। कोई पूछने वाला नहीं कैसे जमा हो गए। 3 दिन 4 दिन में आपने अथक बताया खुद ही अपने इसमें समाचार में कि इतनी मेहनत की तब जाके नोट गिन पाए 50 करोड़, और 750 करोड़ 5 दिन में गिन लिया गया। 1,60,000 खातों में जमा हो गया 5 दिन के अंदर। आप सोचिए ये संभव है? तो इस तरह की चीजों को सरकार को देखना पड़ेगा, और जब तक सरकार इन सब चीजों को नहीं देखेगी तब तक इस तरह की मछलियां आती रहेंगी। आप देखिए ईडी में 5,422 केसेस हुए जी। बिल्कुल आएंगे दोबारा, मैं सबको एक बार बहस में ले आऊं, फिर आएंगे सेकंड राउंड में। इस पे हम लोग ईडी पे चर्चा कर लेंगे। शरद कोहली साहब, मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी राशि, लक्ष्मी का स्वभाव मैं जानता हूं, लक्ष्मी बिना शोर के नहीं चलती। क्या सबको पता होता है कि भैया का रहन सहन बदल रहा है, क्या तुम आ रहा है माल, ठीक है ना, और सबको सबके वैलिड रिसोर्सेज पता है। एक एसडीएम है मान लीजिए, तो हमको उसकी तनख्वाह पता है कि 1,26,646 रुपया बैंक में आता है। क्या तो 1,26,646 रुपया के वाले कपड़े पहनेगा, वैसी घड़ी बांधेगा, वैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा? अगर वो इससे इतर कर रहा है, इसका मतलब गरीब का पेट काट रहा है। कोहली जी,
फिर भी वो सब जगह घूम रहा है। कभी कोई उससे ऊपर वाला पूछता नहीं कि भाई तुम्हारी ये घड़ी कहां से आई, तुम्हारे यहाँ कोट कहां से आया, तुम्हारी ये जो गाड़ी है कहां से आई, इतनी तो तनख्वाह बाबू मिलती नहीं। कोहली साहब। जी अमिताभ, आपकी बात का मैं सीधा सीधा उत्तर देता हूं। पहली बात तो देखिए, चोर जब भी चोरी करता है कहीं पर तो कोई ना कोई एक सुराग छोड़ देता है। और आजकल जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आपकी बात का मैं सटीक जवाब दूं, उसमें जो आपने कहा कि घड़ी जो पहनता है उस पर सवाल नहीं उठाता, उसका रहन सहन, उसकी गाड़ी, तो आजकल जो शातिर दिमाग है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस समय ऐसी कोई चिन्ह ना दिखे जिससे कि इर्द गिर्द ये पता लग पाए। पर जैसा कि मैंने कहा कि चोर जब चोरी करता है कोई ना कोई सुराग कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। अब मैं आपको इसका एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य समझाता हूं। देखिए, एक तो ये कैश मिला है जो आप 2-2 हजार की गड्डियां आप गिनवा रहे थे, 500 की गड्डियों के नोट आप गिनवा रहे थे, एक तो ये परिप्रेक्ष्य है। इसका आगे क्या होने वाला था अगर मान लीजिए ये ना पकड़ा जाता। मैं एक आपको अलग परिप्रेक्ष्य में ले जाता हूं। मान लीजिए ना पकड़ा जाता, इसमें से टैक्स की चोरी होती, इस पैसे का क्या किया जाता? आप मुझे बताइए। आज की डेट में आप 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में कुछ नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप खरीद सकते हैं तो ये खरीद सकते हैं कि आप कहीं पर जमीन खरीदेंगे, उसमें जो 2 नंबर का पैसा जाता है ये वहां खप जाता, या जो गोल्ड, कुछ लोग गोल्ड के व्यापारी हैं जो कैश पे गोल्ड बेच देते हैं, इसको 2 नंबर का गोल्ड कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है, या ये वहां खप जाता। तीसरी जगह एक और ये खप सकता था कि यह हवाला के जरिए ये किसी विदेश के अकाउंट में टैक्स हेवन में चला जाता। तो देखिए वहां टैक्स की चोरी होती। ये इसका परिप्रेक्ष्य दूसरा था। दूसरा, में एक बात जो मुझे आप इजाजत दें मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा। मैं महिलाओं का, अमिताभ जी, बहुत सम्मान करता हूं। बहुत सारी विमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में मैं बोलता हूं। पर मुझे ये अफसोस होता है कि नेता लोग या जो भी आदमी पीछे है वो महिलाओं का प्रयोग कर रहे हैं एक मोहरा बना के।